तो बच्चों हम लोग दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट के कुछ जो मैथ के क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है। ठीक है ना। या तो ये क्वेश्चन गलत दिया है, या तो अगर इस क्वेश्चन के हम लगाएंगे इसको तो या तो ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 16। ठीक है ना, पर उसमें दिया है 24। जो उसमें दिया है ऑप्शन में वो दिया है 24। तो अगर 24 और ऑप्शन अगर सही है तो ये क्वेश्चन में गलत है। अगर अगर कोई क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन गलत है, दोनों में से कोई एक गलत दिया है। ठीक है ना। तो हम लोग इसको जो ये क्वेश्चन दिया हम लोग इसके हिसाब से इसको लगाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा 16। ठीक है ना, और 24 कैसे आएगा वो भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है कि जब किसी संख्या में से 24 घटाया जाता है तो वह 60% कम हो जाती है। ठीक है, उस संख्या का 2/5वां भाग ज्ञात करिए। तो हम मान लेते हैं वो संख्या है x। वो संख्या है x, तो वो संख्या में से हम लोग क्या घटाते हैं, 24 घटाते हैं। तो वह संख्या 60% तक कम हो जाती है। मतलब 60% कम हो जाती है, मतलब संख्या 40% ही बच रही है। संख्या कितना बच रही है, x का 40%, 40/100। ठीक है ना, मतलब संख्या का घटाने के बाद 24 घटाने के बाद जो संख्या बच रही है वो x का 40% बच रही है, मतलब उसके बराबर बच रही है। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 5, और 5 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये 5x, और इसका इसमें होगा तो 120 हो जाएगा, और ये 2x। ठीक है, अब 2x आएगा इधर, 120 जाएगा उधर। ठीक है ना, तो 3x बराबर 120। तो संख्या का मान क्या आ गया, संख्या के मान आ गया 40। ठीक है ना, अब बोला क्या है कि उस संख्या का 2/5वां भाग ज्ञात करिए, मतलब 2/5वां भाग। तो संख्या 40 है, तो 40 का हम लोग 2/5वां भाग ज्ञात कर लेंगे। तो 5/40, 8 दूनी 16। तो उसका 2/5 भाग क्या होगा, 16 होगा। तो हमारा आंसर यहीं पर हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, पर उसमें क्या दिया, उसमें 24 दिया आंसर। पर वो 24 कैसे आएगा, वो 24 तब आएगा, यहाँ पर प्रश्न में होना चाहिए था कि जब किसी संख्या में से 24 घटाया जाता है तो वह 60% रह जाती है। अगर 60% रह जाती है या फिर 40% तक कम हो जाती है तब वहाँ पर 24 आता। मान लिया हम लोग मान लें कि 60% तक संख्या रह जाती है, मतलब 40% संख्या कम हो जाती है और 60% इसी पे रहती है, तब कैसे लगाएंगे हम लोग। तब वो तो वही होगा x माइनस 24, और संख्या 60% रह जा रही है, बाकी 40% कम कम हो रही है, तो यहाँ पर x गुणे 60% होगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे काटेंगे 3, और यहाँ पर 5, फिर वही गुणा करेंगे 5x है, और माइनस 120, और यहाँ पर 3x, और इसका इधर आएंगे तो 2x है बराबर 120। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 60। तो अब 60 हो गया x बराबर। तो अब इसका 2/5वां भाग निकालेंगे 2/5वां भाग। तो 2/5वां भाग करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, काटेंगे तो 12 दूनी 24। तब ऐसे आंसर 24 आएगा। ठीक है ना, पर अगर जो प्रश्न उसमें दिया है अगर उसके हिसाब से हम लोग उसको लगाएंगे तो उसका आंसर 16 आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रश्न को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, इस प्रश्न का आंसर 16 ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में क्या दिया है, पढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न में दिया है कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक है ना, और एक कार से आगे है, बस आगे है। तो जो जो फिर से पढ़ते हैं। एक बस है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और एक कार से आगे है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। मतलब कार की गति क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो बस और कार के बीच की दूरी याद करिए। देखिए इसमें जो बस है वो बस आगे चल रही है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे पीछे चल रही है कार जिसकी गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बस है, यानी सॉरी जो कार है, जो मतलब कि ज़्यादा स्पीड से चल रही है, ये बस को 15 मिनट में पकड़ लेती है। तो पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है ना, तो देखिए हाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे। देखिए इसकी स्पीड 75 है और इसकी स्पीड 40 है। तो ये कार है, ठीक है, ये कार है, ये बस है। ठीक है, तो कार बस को पकड़ेगी। तो पकड़ने के लिए क्या होगा, जो मतलब जो इसकी ये कितना ज़्यादा, ये 35 किलोमीटर ज़्यादा है इसकी चाल, 35 किलोमीटर ज़्यादा। तो ये जो 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा इसकी स्पीड है, यही इसको बस से आगे लेके जाएगी, यही इसको बस के पास या बस से आगे लेके जाएगी। बाकी जो 40 कैसे मान लीजिए एक कार है 40 की चल रही है, बस भी 40 चल रही है, दोनों के बीच की दूरी d है।
तो ये 40 चल रही है, तो दोनों की दूरी हमेशा समान ही रहेगी, ज़रा सा भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड एक समान चल रही है, तो दूरी मेंटेन दोनों की रहेगी। पर अगर ये पीछे वाले की स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है, तब दूरी बीच की कम होगी, तो तब ये इसको पकड़ेगी। तो मतलब क्या, जितनी चाल इसकी बढ़ेगी, एक्स्ट्रा होगी, वही इसको इसकी तरफ लेके जाएगा, मतलब वही ये दूरी कम करेगा। तो ये वही यहाँ पर इसकी चाल कितना कितना एक्स्ट्रा है, इसकी चाल 35 से एक्स्ट्रा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो ये चाल है, यही इसको, ये जो बीच की दूरी इनकी है, वही कम करेगा। तो मतलब क्या, 35 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट में हम लोग जो दूरी तय करेंगे, तब इसको पकड़ लेगा। तो वही दूरी हमको ज्ञात करना है कि जो दूरी उसको उनके बीच की है। तो 15 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, तो ये मतलब 1/4 घंटा। ठीक है। और सूत्र क्या होता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमको दूरी दोनों के बीच की दूरी याद करनी है, और चाल क्या है, 35। हम चाल 35 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 35 ही चाल जो है वही इसमें नहीं, एक सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति क्या है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो सापेक्ष गति है वही हमको लेके जाएगी, उसके बस के पास लेके जाएगी, जो एक्स्ट्रा गति है। तो यहाँ पर 35 किलोमीटर लेंगे हम लोग। और फिर समय क्या है, आया है कि कितने समय में वो पकड़ ले रही है, 15 मिनट लगते हैं पकड़ने में। तो 15 मिनट मतलब बराबर 1/4 घंटे, क्योंकि ये 4 घंटे में, तो इसलिए समय भी घंटे बदलनी है। अब इसको भाग करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, 4/32 आएगा, और फिर बचा 3, 4×7 = 28, 2 8.75। ठीक है, 8.75 किलोमीटर बस और कार के बीच की दूरी है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखिए, जब कोई भी चीज़ किसी को पकड़ती है, कोई भी मान लीजिए कार है, बस किसी को मतलब पीछे से उसको पकड़ती है, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होता है, जो उन दोनों की चाल का जो अंतर होता है, वो वही हमारा सापेक्ष गति होता है। और वही इन जो पकड़ने वाला जो भी सवाल होता है, उसमें सापेक्ष गति ही लिया जाता है। ठीक है ना बच्चों, जो बीच की दूरी है उसको ख़त्म करने के लिए सापेक्ष गति ही लिया जाता है। तो हम यहाँ पर बीच की दूरी ख़त्म कर रहे हैं कि ये कैसे, जब कार जो बस को पकड़ेगी, तो बीच की दूरी तय करके ख़त्म करके तब ना उसको पकड़ेगी। मान लीजिए कार यहाँ पर है, बस यहाँ पर है, दूरी बस इधर चल रही है, कार इसकी पीछे से आ रही है, ये दूरी कार ख़त्म करेगी तब ना इसको पकड़ेगी। और वो दूरी किस चाल से ख़त्म करेगी, जो सापेक्ष चाल होगा उसी से ख़त्म करेगी। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और समझने में कोई भी दिक्कत होती होगी बच्चों, आपको तुरंत बताना। ठीक है ना, मैं आपको और अच्छे से इसको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कि एक मशीन पर, ठीक है ना, 30,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 16% की व्यापारिक छूट दी गई है। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 रुपये में बेची गई है, नगद छूट कर करिए। बच्चों ये भी प्रश्न सिंपल है, मुझे पता है ये बच्चों को प्रश्न समझने में या फिर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत हुई होगी, तो ये प्रश्न बच्चे आराम से कर लेते। पता है क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसमें 2 बार छूट दी गई है। ठीक है ना, 2 बार छूट दी गई है। देखिए पहले बार कितनी दी गई है, एक बार। देखिए मशीन का अंकित मूल्य क्या है, मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है। तो बोला क्या है कि उसको एक बार छूट दी गई है 16% की व्यापारिक छूट। ठीक है ना, उसके बाद उसको एक बार और कोई भी छूट दी गई है, तो जो उसकी दोबारा छूट दी गई है, उसके बाद उस वस्तु का दाम हो गया है 23,184 रुपये में करके उसको बेच दी गई है। तो जो वही दोबारा छूट दिया गया है, वही पूछा है कितना छूट दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जो पहला छूट दिया गया है वो निकालेंगे। तो हम लोग 30,000 का 16% निकालेंगे कि कितना छूट दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, 16% निकालेंगे, ऐसे कर लेंगे, इसको गुणा करेंगे हम, तो 16×3 = 48, क्या आएगा, 4800। तो पहली बार कितने की छूट दी गई, 4800 की। तो हम लोग 30,000 में से 4800 माइनस कर लेंगे हम लोग, कि क्योंकि इतनी छूट दी गई है, 0 0 2 और 9 में से 4 5, यहाँ 2, कितना बचा, 25,225 रुपये बचा। ठीक है ना, अब क्या बोला है, फिर उसको दोबारा कुछ नगद छूट दी गई है। तो जो दोबारा नगद छूट दी जाएगी, वो पहली छूट देने के बाद जो राशि आएगी उस पर दी जाएगी। ठीक है ना, तो जो दोबारा नगद छूट दी गई है वो इस पर दिया गया है, 25,200 रुपये। पहली छूट देने के बाद इतना राशि आया, तो जो दोबारा छूट दिया जाएगा नगद छूट, वो इस पर दिया जाएगा। तो नगद छूट देने के बाद उसको कितना में बेचा गया, 30,184। हम लोग देख लेंगे कि कितना का छूट दिया है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे 23,184, हम लोग घटा के चेक कर लेंगे कितने का छूट दिया है। यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ 0, यहाँ पर आएगा
क्या आएगा यहाँ पर, एक आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1000 मतलब 16, तो ठीक है, मतलब कि एक एक 16 रुपये का छूट दिया गया है। अब वही 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 पूछा है कि नगद छूट क्या है, वो उसको परसेंटेज में पूछा है। अगर रुपए में पूछता नगद छूट तो इतना हो जाता। अब इसी को परसेंटेज हमको निकालना है। तो और ये छूट किस पर दिया गया है, इस पर दिया गया है। तो जिस पर छूट दिया जाता है हम लोग उसी पे निकालते हैं। तो क्या कर लेंगे हम लोग, जिस पर नगद छूट इतना दिया गया है जो दोबारा वाला है, किस पर दिया गया है, 25,200 पे दिया गया है। हमको यही निकालना है। ऐसे काट देंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे। अब इसको इसमें हम लोग भाग देंगे। तो पहले 4 से भाग देंगे तो क्या क्या आएगा, 4 दूनी 8, और फिर 2, 4 पच्चीस 20, और 4 चौक 16। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको भी 4 से काटेंगे, 4 से 24, 4 तियाँ 12। ठीक है ना। अब फिर किससे काटते हैं हम लोग, ये सही काटा ना, नहीं यहाँ ये इसको, ये 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 पच्चीस 20। हाँ ये सही है, सही है ना। अभी इसको हम लोग काटते हैं, देखिए देखिए 9 से कटता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पर, यहाँ घटाने में सही हुआ ना। 4, 9 से 1, 0, यहाँ पर 2 आएगा ना बच्चों, यहाँ पर 2, हम यहाँ पर 1 लिख दिए, वही क्या है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा 2, तो 5 में यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये फिर से हम लोग काटेंगे, इसको काटेंगे 4 से। तो कितने बार कटेगा, 4 पच्चीस 20, और 0, ये आएगा 504 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आएगा। हम 9 से काटेंगे तो 9 से तो 63 हो जाएगा, और 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, और 9 छः 54, ये हो जाएगा। अब फिर से काटेंगे तो 7 8 56। तो क्या आ गया, 8%। हमारा आंसर क्या आ गया, जो दूसरा नगा छूट क्या आ गया, दूसरा नगा छूट आ गया 8%, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा दूसरा नगा छूट आ गया 8%, ठीक है। ये प्रश्न को समझ में कोई दिक्कत हुआ कर तो और बताइएगा। ये कुछ कुछ नहीं किया है, बस जो पहला छूट है वो दे दिया है, तो हम लोग पहला छूट निकाल लिए, क्या आ गया 4800 पहला छूट आ गया है, तो हम लोग घटा लिए। पहले छूट घटाने के बाद क्या आ गया है, 25,200 रुपये आ गया है। तो जो दूसरा छूट दिया जाता है वो पहला छूट देने के बाद जो राशि आती है उस पर दिया जाता है। तो पहला छूट दिया जाने के बाद राशि कितनी कितनी आई थी, 25,200। तो दूसरा छूट देने के बाद क्या आया है, 23,184। तो घटा लिए, मतलब क्या, 2,016 रुपये का छूट दिया गया है, जो दूसरा है। ठीक है, अगर राशि पूछता कि दूसरा नगद छूट कितना दिया गया है तो वो इतना इतना होता। ठीक है, पर वो परसेंटेज में पूछा है तो इसको हम परसेंटेज में क्या कर लेंगे कि 2,016 रुपये का छूट दिया गया है 25,200 पे, तो कितना होगा। तो 2016 का छूट दिया गया 25,200 पे, हम लोग निकाल लेंगे कितना होगा। तो ये 8% होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा, आपको बच्चों को और अच्छे से समझा के बताया जाएगा। ठीक है ना बच्चों। हम लोग देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि एक शिविर में 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिन का प्रावधान है। यदि शिविर की संख्या बढ़ाकर 90 व्यक्ति हो, मतलब यदि शिविर में समझ लीजिए संख्या बढ़कर 90 हो जाती है तो समान प्रावधान कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि कोई मान लीजिए शिविर है, वहाँ पर 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिन का समझ लीजिए खाना है। ठीक है ना। यदि शिविर में उस व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी जाती है, कोई सामान या खाना जो भी है वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, यही बोला है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में एक, मान लीजिए एक खाना खाता है। ठीक है, एक दिन में मान लीजिए एक एक खाना खाता है, तो 60 व्यक्ति एक दिन में कितने खाना ना खाएंगे, 60 खाना खाएंगे। तो 60 व्यक्ति एक दिन में 60 खाना खाएंगे। तो 60 व्यक्ति 18 दिन में कितना खाना खाएंगे, 60 × 18, 18 छक्के 18 × 95, 18 छक्के कितना होता है, 108, 1,080 खाना खाएंगे। मतलब कि टोटल खाना कितना हो गया, 1,080। क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में समझ लीजिए कि एक डब्बा खाना था। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में एक डब्बा खाना खाएगा, तो 60 व्यक्ति एक दिन में 60 डब्बा खाना खाएंगे। एक दिन में 60 डब्बा खा रहे हैं तो 18 दिन में 60 × 18, 1,080 डब्बा खाएंगे। मतलब टोटल खाना इतना है, क्योंकि वो 18 दिन तक चलेगा, 1,080 डब्बा खा रहे हैं। ठीक है, और यही पूछा कि अगर वही व्यक्तियों की संख्या 60 से बढ़ाकर 90 कर दी जाती है तो वही जो खाना है 1,080 है, ये कितना दिन चलेगा। तो हमको क्या करना है कि तो फिर 90 व्यक्ति हैं तो 90 व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति, ये नहीं बुलाना कि कोई दूसरे व्यक्ति हैं, उतना ही वो जितना यहाँ पर एक व्यक्ति खा रहा है उतना यहाँ भी एक व्यक्ति खाएगा। तो यहाँ भी एक दिन में एक व्यक्ति एक डब्बा खाएगा, तो 90 व्यक्ति एक दिन में 90 खाना खाएंगे।
90 खाना खाएंगे ना, एक दिन में एक व्यक्ति 90 डब्बा खाना खा रहा है। एक दिन में एक व्यक्ति एक डब्बा खा रहा है तो 90 व्यक्ति 90 डब्बा खाएंगे, और टोटल डब्बा कितना है 1080। तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि 1080 1080 डब्बा कितना दिन तक चलेगा। 90 से भाग कर देंगे, कितना दिन, 12 दिन तक चलेगा बच्चों, ठीक है ना। इस पर इसमें समझने में कुछ नहीं, बस यही है बच्चों ना कि यही बोला है कि 60 व्यक्ति हैं वो 18 दिन तक किसी शिविर में रह सकते हैं, मतलब वहाँ पर उतने दिन का सामान है, खाने पीने का सामान है कि वो 60 व्यक्ति 18 दिन तक रह सकते हैं। अब बोला है कि अगर वहीं पर 60 की जगह 90 व्यक्ति हो जाएँ तो वो कितने दिन तक चलेगा वो सामान जो है। तो वही हम लोग मान लेते हैं कि एक दिन में मान लीजिए एक व्यक्ति एक सामान यूज करता है, ठीक है ना, तो 60 व्यक्ति एक दिन में 60 सामान यूज करते हैं, एक दिन में 60 व्यक्ति 60 सामान यूज करते हैं, तो 60 व्यक्ति 18 दिन में कितना 1080 सामान यूज करेंगे, ठीक है। तो टोटल सामान कितना हो गया 1080, क्योंकि 18 दिन तक है तो हम लोग 18 दिन का पूरा निकाल लिए कि 18 दिन में कितना सामान वो लोग यूज़ करेंगे, तो 1080 सामान यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर दिया कि वही संख्या बढ़कर 90 हो जाती है, तो ये यहाँ भी मान लीजिए एक व्यक्ति जाए कि वही व्यक्ति वही है, बस संख्या बढ़ रही है, मतलब उनकी कैपेसिटी खाने पीने की वही सेम है। तो एक दिन में मान लीजिए वही एक व्यक्ति वही उसको एक सामान का यूज़ कर रहा है, तो 90 व्यक्ति एक दिन में 90 सामान यूज़ करेंगे, तो एक दिन में 90 सामान यूज़ करेंगे, तो 1080 सामान यूज़ करने में कितना दिन लगेगा, हम लोग 1080 का 90 सामान से भाग कर देंगे, मतलब 12 दिन में सारा सामान वो लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना ज़रूर है, ठीक है ना बच्चों, झूठ नहीं बोलना है, अच्छे से दाँत दिखाते हुए पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। और बिल्कुल ही मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेंगे, ये तो ऐसा क्वेश्चन है आसान लग रहा है क्या पूछें, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल भी छोटा सा भी डाउट हो बच्चों बेझिझक पूछना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सर जी का काम है अपने बच्चों को बताना, ठीक है ना। और स्माइल करते रहना ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके, ये दांत बना ऐसे बना दे रहा हूँ ऐसे करके, मुझे मोटू सेठ एक लोगों ने बनाया था, मैं भी बनाऊंगा मोटू सेठ सड़क पर लेट, कान खड़े कर दूं ठीक है ना बच्चों, ऐसे पढ़ते रहना, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो बच्चों ने आराम से कर लिया था, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था, उसमें बच्चों ने मतलब कैलकुलेशन किया था तो 13,500 लिख दिया था, ठीक है, पर वो 13,000 आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो उसका भाग हम लोग 160 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न तो बच्चों ने आराम से कर लिया था। हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन को हम लोग एक फार्मूले से बताएंगे, ठीक है, पर इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो अभी मैं मतलब कि मैं समझाऊँ जिस तरीके से, उसको अभी मैं और बेहतर तरीके से समझूंगा तो उसको बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों। पहले अभी आप लोग फार्मूले से देख लीजिए कि किस तरीके से होगा, फिर इसका मैं आपको मतलब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं, क्योंकि अभी वो मुझे और अच्छे से समझना है जो इसका शॉर्ट ट्रिक है, पर फार्मूले से मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। इसमें देखिएगा दिया है, जैसे नहीं होता है मतलब उसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि 3 समान किस्तों में देना है, तो वही हम लोग क्या करते हैं कि 5 का 6 करते हैं, 25 करते हैं, फिर 36 करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का समान किस्त होता है, और यही यहाँ पर बोला है साधारण ब्याज का समान किस्त है। पर बच्चों जो साधारण ब्याज का समान किस्त होता है ना क्वेश्चन, वो चक्रवृद्धि ब्याज के समान किस्त से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को हम हमको और अच्छे से बताएंगे, पहले आप लोग इसको अभी ये सूत्र से हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है कि एक उपकरण है, कोई सामान है, वो 8,000 रुपये नगद या 500 रुपये के अग्रिम भुगतान के बाद 4 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज की दर 25% है तो निकटतम रुपये में किस्त ज्ञात करिए। देखिए इस प्रश्न को समझना, ये बोला क्या है, मान लीजिए कोई सामान है, उस सामान का दाम है 8,000 रुपये, ठीक है ना, तो या तो उस सामान को आप 8,000 रुपये दे के तुरंत नगद मतलब कि तुरंत उसको नगद दे करके वो सामान ले जाइए, ठीक है ना, या तो तुरंत सामान ले जाइए 8,000 रुपये नगद दे करके, या फिर 500 रुपये आप दे दीजिए, ठीक है ना, आप 500 रुपये दे दीजिए और फिर 4 समान किस्तों में मतलब उस सामान को लेके जाइए, मैं 4 किस्तों में मासिक किस्तों में उस सामान को लेके जाइए जिस पर साधारण ब्याज 25% वार्षिक होगा, ये बोला है, ठीक है ना। तो वही बोला कि जो 500 रुपये दे के सामान लेके जा रहा है तो कितना रुपये किस्त देगा, वो चारों जो किस्त होगी वो कितना कितना की होगी, यही बोला है, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ कुछ नहीं किया, बस यही किया कि 500 रुपये दे करके सामान लेके चला जाएगा, और जो बाकी पैसा बचेगा कितना 7500 रुपये उसको किस्त पे चुकाएगा, 4 किस्त में चुकाएगा, जिसका ब्याज दर होगा वार्षिक 25% और साधारण ब्याज है,
ठीक है ना बच्चों। देखिए, तो 8,000 में से 5,000 पहले ही देने के बाद राशि कितनी 500 रुपये देने के बाद कितनी बचेगी? 7,500 रुपये उसको किस्त में देने हैं, क्योंकि 500 रुपये वो मतलब दे रहा है। तो कुल समय क्या है? 4 समान मासिक किस्तों में, मतलब कि 4 महीने में, ठीक है ना। मतलब प्रत्येक एक किस्त कितने का किस्त? एक महीने का किस्त है और 4 महीने में देना है, ठीक है ना। तो 4 महीने मतलब क्या? चार, इसको हम साल में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे तो 4/12 वर्ष हो जाएगा, तो 1/3 वर्ष, ठीक है ना। तो कुल ब्याज मतलब कुल कुल कितना ब्याज देना होगा उसको 4 वर्षों में, ठीक है ना। तो PRT से हम लोग निकालेंगे। पी का मान क्या है यहाँ पर? यहाँ पी का मान क्या है? 7500, क्योंकि 500 तो पहले दे दिया है। और क्या है? आर का मान क्या है? 25%। और साल क्या है? 1/3 वर्षों में, ठीक है ना। और 100 करेंगे तो ब्याज क्या आ गया? ब्याज आ गया 625 रुपये। उसको 625 पे 4 साल में कुल ब्याज देना है और 7,500 रुपये के अलावा उसको 625 देना है। तो कुल देय राशि क्या हो जाएगी? 7,500 रुपये देना है और पहले 625 का ब्याज देना है उसको, मतलब टोटल कितना? 2,125 रुपये उसको टोटल देना है 4 सालों में, मतलब ठीक है ना। मतलब तो ऐसा नहीं कि इसको 4 महीनों में ये क्या बोलते हैं 8125 रुपये देना है तो 4 से भाग कर देंगे हमारा आंसर आएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ये तो गलती हो जाएगा, इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। देखिए, फिर साधारण ब्याज की किस्त का जो सूत्र होता है ये आप लोग कहीं साइड में लिख लीजिएगा और उसको 2-3 बार आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज की किस्त क्या होगी? 100 गुणे कुल देय राशि और बटे 100n और गुणे RN और कोष्टक में n-1 और बटे 24, ये है, ठीक है ना। और कुल देय राशि क्या क्या आई है? 8125 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर एन का मान क्या है? किस्तों की संख्या कितनी में? चार किस्तों में देना है। तो एन क्या है? किस्तों की संख्या। तो हम लोग सबका मान रखते हैं 100 और गुणे कुल देय राशि 8125 रखेंगे 100 गुणे एन का मान 4, फिर आर का मान क्या है? 25 है, एन का मान 4 है। ऐसे रख करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक यहाँ पर 8,12,500 बट्टे यहाँ पर 400 आएगा। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 12/5। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 412/5 आएगा। अब 8,12,500 को भाग करेंगे हम लोग 412/5 से, तो ये आएगा 1969.69, ठीक है, ये आएगा। तो इसको क्या बोला है? लगभग में, निकटतम रुपये में। तो निकटतम क्या है आंसर इसका? 1970 रुपये इसका निकटतम आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसको कुछ नहीं आपको फार्मूले में रख के करना है, पर इसका हम लोग आपको और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। पर पता है मैंने शॉर्ट ट्रिक समझा है पर वो थोड़ा सा और इससे लेंदी मुझे लगा है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इससे और थोड़ा कठिन लगा है, ठीक है ना। इसलिए अभी मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, इसलिए इसको मैं और अच्छे से पहले समझ दूंगा अपने, जिससे मतलब वो आसान लगने लगे, ठीक है ना बच्चों। तो फिर आपको उसको मैं बताऊँगा। तब तक आप लोग इससे मतलब लिखिएगा, ठीक है ना। इस फार्मूले को आप लोग याद करिएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा और बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ऐसे ही आते रहे। फिर सिलेक्शन बच्चों के कोई नहीं रोक पाएगा। और टेडी बियर अपने सर जी को मतलब याद करते हुए टेडी बियर बनाते बनाते पढ़ते रहना है, ठीक है ना बच्चों। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।